गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे इडुटेरिया का 5 सेट हम देखेंगे मात्र एक वीडियो में। और ये जो वीडियो होगा आपको ये एसएससी एमटीएस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। ये एडुटेरिया कहा प्रवीण सर का है। प्रैक्टिस सेट 3 है। चलिए देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3 है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं इसकी क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो सहायक संधि की विशेषता नहीं है। देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये तो है। देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये नहीं है, यही नहीं है। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी था। कंपनी के सेना के खर्च रियासत उठाएगी, ये भी था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो ये की गई थी भारत मिहिर पर। किस पर की गई थी? किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? तो भारत मिहिर पर। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? मोतीलाल नेहरू द्वारा, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बाल हत्या बंगाल में अधिक थी। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बंगाल में अधिक थी, याद रखिएगा। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसमें है, यह एक बंद तंत्र होता है। हाँ, यही सही नहीं है, ये गलत है। यह एक बंद तंत्र होता है, यानी यही पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं होता, जबकि ये सब होता है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, परिस्थिति तंत्र, ये भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, ये भी सही है। यानी ये सब सही है, इसलिए गलत लगा रहे हैं, लेकिन इसमें आंसर जो है ये ए है, इसलिए इसमें सही लगाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? जैविक हॉट स्पॉट कौन है? तो पश्चिमी घाट। जैविक हॉट स्पॉट कौन है? पश्चिमी घाट। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल चक्र। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षाणु स्त्री की प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? गौतम बुद्ध संघ में स्त्री की प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दिए? तो ये दिए वैशाली में। गौतम बुद्ध के समय भिक्षाणु या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दिए? तो वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। कब? इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। यानी 3 जनवरी को जो उपसौर की घटना होती है, इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम होती है 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है,
जबकि अपसौर के कारण सूर्य की दूरी लंबवत होती है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी है? सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप तरंगे है एल तरंगे। सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप तरंगे कौन है? एल तरंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है, कौन सुमेलित है? तो रेड क्लिफ भारत चीन, ये गलत है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान होगा, भारत चीन के बीच मैकमोहन है। रेड क्लिफ होगा भारत पाकिस्तान, भारत और पाक। डुरंड रेखा, ये भी गलत है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच, डुरंड रेखा ये भारत और जापान के बीच होगा मेरे ख्याल से। डुरंड रेखा, मैग्नेट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, मैग्नेट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे पर्वत श्रृंखला कौन सी लंबी है? तो इसमें हो जाएगा एंडीज। सबसे पर्वत श्रृंखला कौन लंबी है? तो एंडीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? अंतरिम सरकार की घोषणा गठन कब की गई? 24 अगस्त 1946 को। कब की गई? 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन चुनना है। तो ध्यान दीजिए, केवल एक कह रहा है, मान लीजिए तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। एकदम होती है, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो संसद राज्य सूची पर कानून राष्ट्रपति ही बनाएगा। ये सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, एकदम प्रभावी रहता है। इसीलिए इसमें क्या है? इसमें दोनों सही होगा, दोनों सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 में है, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, चुनाव से। अगला है 21 नंबर में, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत चुनना है। ध्यान दीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। एकदम सही है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। एकदम ये भी सही है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग एक ही बार नियुक्त होता है, दोबारा उसको नियुक्त नहीं किया जाता कार्यकाल के बाद। ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। यानी यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर जो है गलत जो है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ये बात सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, वित्त आयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। बात तो सही कह रहे हैं, एगो अध्यक्ष और 2 सदस्य होता है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। नहीं, ये बात गलत है। वित्त आयोग का कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत द्वारा तय नहीं होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। हाँ, ये बात तो सही है, वित्त आयोग की पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, क्योंकि वित्त आयोग का वैसे अगर पूछ दे कि वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ है तो 280 में है। कहाँ है? 280 में है, अनुच्छेद 280 में। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, कौन आरबीआई को मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? आरबीआई के मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण कौन है? तो ध्यान दीजिए, वैधानिक तरलता अनुपात, ये सही है, वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR।
नगद आरक्षित अनुपात ये भी सही है। और खुले बाजार की क्रियाएं यानी ये तीनों सही है। आरबीआई में मौद्रिक नीति के मात्रात्मक में ये तीनों हो जाएगा, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? FRBM अधिनियम से कौन संबंधित है? तो NK समिति, NKC समिति FRBM से संबंधित है। NKC समिति। कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? भारत सरकार को कौन सिफारिश करता है? ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था? ये था भूमि कर विभाग से। सीता आयोग का संबंध था भूमि कर विभाग से। अगला है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। याद रखिएगा, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। ये भी याद रखिएगा, राजतरंगिणी का लेखक कल्हण है, जबकि कश्मीर का क्षेत्रीय इतिहास राजतरंगिणी में है। सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने किया? सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया। उत्बी कौन था? तो उत्बी जो था वो एक इतिहासकार था। उत्बी कौन था? एक इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन औसत है? औसत मतलब गलत है। तो ध्यान दीजिए, शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना और दिल्ली पर की। एकदम सही बात है, ये सही था। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। ये भी ले रहा था, 1/3 भाग उपज का ले रहा था कर। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में? ना, ये तो गलत है, तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी यानी सिकंदरी गज का प्रयोग किया जाएगा। ये बात सही है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, यानी इसका आंसर क्या जाएगा? सी। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, सासाराम में है। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मल्लवाद लिखी गई है? अमुक्त मल्लवाद किसके द्वारा लिखी गई है? तो कृष्णदेव राय यानी KD राय, कृष्णदेव राय द्वारा अमुक्त मल्लवाद लिखी गई है, जो कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? सर्वाधिक समय तक शासन किया बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक। याद रखिएगा। उसके बाद है, कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोटीन। केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो गरेना में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? गरेना में। हेलोफाइट होता है। हेलोफाइट क्या होता है? वे पौधा जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। हेलोफाइट वे पौधा जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, यानी नमकीन वाली मिट्टी में उगते हैं, उसे हेलोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? PCR। हाँ, एड्स के लिए PCR टेस्ट भी होता है, याद रखिएगा। रीपा नहीं होता है, CD4 भी होता है, और एलिसा तो आप लोग जान भी करते हो। यानी एड्स के लिए कौन कौन टेस्ट होता है? PCR, CD4 और एलिसा। एड्स के लिए टेस्ट होता है PCR, CD4 और एलिसा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा AB, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। कौन सा रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है।
39 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? तो इसमें जो है पिलिया, डीपीटी यानी डी से डिप्थीरिया, पी से होता है पर्ट्यूसिस और टी से होता है टिटेनस। डी से डिप्थीरिया, पी से होता है पर्ट्यूसिस और टी से होता है टिटेनस, लेकिन पिलिया नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक कण के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है? अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसका आवेश किसके बराबर होता है? तो 2 प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर होता है? 2 प्रोटॉन के बराबर। अगला है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय गति नियम से। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय गतिकी नियम से। अगला है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों को प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने को क्या होती है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? तो ये हो जाती है, बढ़ती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होता है? सर्वाधिक समस्थानिक होता है पोलेनियम। सर्वाधिक समस्थानिक किसकी होती है? पोलेनियम। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनता है? अरे ये तो रसगुल्ला है। हाइड्रोजन को जलने से पानी बनता है। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? पानी बनता है, जलाने से। ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। अगला है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया था? रक्तदान दिवस। तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया था 14 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित करें। इसमें सुमेलित करना, आपको मिलाना है, ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कौन किसने नहीं। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये तो गांधीनगर में, तो सबको पता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? यानी गोवा की राजधानी पणजी में है। चलिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। यानी प्लाज्मा तो गांधीनगर, समुद्र तो पणजी, खाद्य प्रौद्योगिकी तो मैसूर और मौसम तो दिल्ली। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 1 को 1 से मिलाए हैं, 2 को 4 से मिलाए हैं, 3 को 2 से मिलाए हैं और 4 को 3 से मिलाए, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। चलिए, 48 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र का संबंध किस धर्म से है? पंचतंत्र का संबंध किस धर्म से है? तो यह है वैष्णव धर्म से। पंचतंत्र का संबंध वैष्णव धर्म से, जिसका लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। चलिए, अगला है 49 नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? वेंकटरमन रामकृष्ण। वेंकटरमन रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो बिहार की रहने वाली है, अपने बिहार की। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो बिहार की रहने वाली है। चलिए, इसका कुछ अस्मरणीय तत्व देख लेते हैं। अस्मरणीय तत्व देख लेते हैं। ऋग्वेद, सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ध्यान देंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए
250, अग्नि के लिए 200 ऋचा की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचा की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही है। इस वेद में ऋग्वेद में गाय के लिए अगण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अगण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद है, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद को ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु, जबकि ऋग्वेद के ऋचा को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं और यजुर्वेद की ऋचा को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में है। यानी यज्ञ जो होता है, यज्ञ विधि विधान, ये सभी यजुर्वेद में ही है। यज्ञ का यजुर्वेद में ही बलि विधान का है। यजुर्वेद में ही बलिदान विधि भी है, यानी बलि जो पड़ता है, ये सभी किस वेद में है? यजुर्वेद में। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। अब है सामवेद। सामवेद, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदार्थ कहते हैं, यानी उद्गता कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को उदार्थ कहते हैं, यानी उद्गता कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। औषधि यानी जो जड़ी बूटी सब होता है। अथर्ववेद, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति प्रजापति की पुत्रियां कहा गया, 2 पुत्री। अब देखते हैं वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद की संख्या कितनी है? 4। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। पुराण की संख्या कितनी है? 18। पुराण की संख्या कितनी है? 18। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। चलिए अब जो हम बात करेंगे, अब हम देखेंगे सेट नंबर 4। इससे पहले हम क्या देख रहे थे? सेट नंबर 3। चलिए नंबर 4 जो है, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1986 में। कब पारित हुआ? 1986 में। कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? बगीचा। कृत्रिम परितंत्र कौन है? बगीचा। सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है किसमें? तो जलवाष्प। सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जलवाष्प। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। यानी भूमि का लास्ट जो भूमि होगा दक्षिण में, वो कन्याकुमारी है भूमि। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 6 में है, कौन सा सही है? तो सही है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। यही सही है, ये तो सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। ये तो गलत है, यही केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो ये है नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा। और नर्मदा निकलती कहाँ है? तो अमरकंटक से। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त है। चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त है, यानी उपयोगी है। मानसून निवर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। मानसून निवर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है?
कारकस। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कारकस। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कारकस। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अच्छा, एक मिनट, नहीं है, यानी इसमें देखना है। भारत में चक्रवात आता है, भारत में, एकदम सही बात है, चक्रवात भारत में आता है। टाइफून ये भी चीन में आता है, ये भी सही है। विली ऑस्ट्रेलिया में आने वाली चक्रवात है। और बागियो अमेरिका में नहीं आती, यानी यही गलत है, सम्मिलित नहीं है। अगला है, कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या परवाल भित्ति पाई जाती है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में। कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः पाई जाती है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में। स्वर्णशील समिति का संबंध किससे है? स्वर्णशील समिति का संबंध है मूल कर्तव्य से। किससे है? मूल कर्तव्य से। अगला है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के अनुच्छेद 42 में किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? इसमें जो हो जाएगा, इसके कार्यकाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले आयु हो जाए। यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, और नहीं तो उसका उम्र अगर 62 वर्ष हो जाएगा, जो पहले पूरा जाएगा। मान लीजिए वो 58 साल का है, तो 4 साल यानी 62 उसका हो जाएगा 4 साल में, तो उसका कार्यकाल 4 साल में समाप्त हो जाएगा। अगर वो 50 साल का है तो उसको 6 साल काम करेंगे। इसलिए 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। तो ये सही बात है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है। सही बात है। CAG जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, यानी राष्ट्रपति चाहेंगे तो वो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। इसके वेतन एवं अन्य सेवाएं शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। ये भी सही है। CAG का वेतन जो है राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कि उसे कितना मिलेगा। यानी इसमें सभी सही है, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में है, राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये नहीं होनी चाहिए 15% से अधिक। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी राज्य के विधानसभा में अगर 100 सीट है तो वहाँ 15 गो मंत्री बनेगा, अगर 200 सीट है तो वहाँ 30 गो मंत्री बन सकता है, यानी 15%। चलिए अगला है, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। किसमें? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित हुआ? 1985 में। दल बदल कब आया था? 1985 में। याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल आया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान तो ये किया गया भारत शासन अधिनियम 1919। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा किया गया। अगला है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने की संबंधी कर्तव्य का उल्लेख है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख है, तो यह अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 78 में है। कौन सा देश प्रातःकालीन शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम के नाम से जाना जाता है? तो ये दक्षिणी कोरिया। कौन सा देश प्रातःकालीन शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम को नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो बनारस अधिनियम 1905। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो बनारस अधिवेशन 1905।
कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 14 जून 1947 को। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 14 जून 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड बेवले द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड बेवले द्वारा। संविधान सभा का प्रथम बैठक लॉर्ड बेवले के द्वारा किया गया था। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दे दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। तो बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र रहा है बंगाल, संयुक्त प्रांत और भी रहा होगा पटना उटना, लेकिन असम नहीं रहा है। असम नहीं रहा है, इसका आंसर असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो है B.S. नाइपाल। B.S. नाइपाल, एरिया ऑफ डार्कनेस। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, सूरत की संधि कब हुई? तो सूरत की संधि हुई 1817 में। सूरत की संधि कब हुई? अच्छा, सूरत की संधि 1775 में हुआ था। सूरत की संधि कब हुई? 1775 में। पूना की संधि, पूना की संधि कब हुई? 1817 में। पूना की संधि कब हुई? 1817 में। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि हुई 1665 में। 1665 में। देवगांव की संधि 1803 में। यानी सूरत की संधि 1775 में, पूना की संधि 1817 में, पुरंदर की संधि 1665 में और देवगांव की संधि 1803 में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में है, किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है मृच्छकटिकम से। गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है मृच्छकटिकम से, जिसका लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम का लेखक है शूद्रक। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था जो कलिंग शासक था। भित्री स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भित्री स्तंभ अभिलेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। भित्री स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित किया गया था? पल्लव शासक द्वारा। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पल्लव शासक द्वारा। पल्लव शासक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंक, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो ये लिखा था एरियन। यानी सिकंदर के बारे में चंद्रगुप्त ने लिखा था। चंद्रगुप्त के बारे में ये लिखा था, सिकंदर के मृत्यु के बाद भारत ने अपने गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो एरियन लिखा था। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकंड तक। कितने तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये क्या था? आइरिस द्वारा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस द्वारा किया जाता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छिनती है? तो रक्त की अशुद्धियाँ वृक्क में जाकर के छनती है, यानी वृक्क में शुद्ध होती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये 55 से 60%।
रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55 से 60%। एक पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है फ्लोरेजीन। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है फ्लोरिजिन। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष जो होता है वो परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण है परावर्तन और अपवर्तन। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संसंजक बल, संसर्जक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? संसर्जक बल। अगला क्वेश्चन है 42 में, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH- आयन। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH- आयन। अगला है, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? ये होता है 2.2। नींबू के रस का pH मान 2.2। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ये होता है श्यानता के कारण। बादल और वायुमंडल का तैरना होता है श्यानता के कारण। छाया में पनपने वाले पौधा को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं सीयोफाइटस। छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं सीयोफाइटस। मैनरहिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैनरहिन जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच है। मैनरहिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? रूस एवं फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। इससे पहले हम पढ़े थे ड्यूरंड रेखा, शायद ड्यूरंड रेखा पढ़े थे, वो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? तो वही थी 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2007 में। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन की सबसे प्रचलित माप क्या है? तो ये माप है CPI। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन की सबसे प्रचलित माप क्या है? CPI। अब इसका कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य है इसका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये जरूरी है पढ़ना। चलिए, स्मरणीय तथ्य जो है वो बौद्ध धर्म के विषय में है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनाड़ा, उत्तर प्रदेश में हुआ। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनाड़ा, उत्तर प्रदेश में चंदू नामक लोहार के यहाँ सुअर का मांस खाने से हो गया। उस सुअर का मांस धोखा दिखला दिया था, इसलिए मृत्यु हो गया। और लुम्बिनी जो अगर पूछे तो लुम्बिनी कपिल वस्तु वहाँ पे शहर है। कपिल वस्तु लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जो है इनके 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यानी गौतम बुद्ध 29 वर्ष में घर छोड़ दिए थे, तब ना 6 वर्ष तपस्या के, तब 35 वर्ष में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ फल्गु नदी के किनारे। चलिए, अब जो है बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया। यानी बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में, जबकि सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि
पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी बौद्ध धर्म में आत्मा की कोई मान्यता नहीं है, आत्मा की कोई मान्यता नहीं, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। स्त्री रत्न अम्रपाली को घोषित किया। अब बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए 15 वर्ष जरूरी था। अब बौद्ध संघ में आत्मा की नहीं पुनर्जन्म की मान्यता है। अब बौद्ध संघ में बुद्ध सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में और सबसे पहला सारनाथ में दिए। चलिए अगला है, सर एडविन एर्नॉल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा। सर एडविन एर्नॉल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा, यानी लाइट ऑफ प्रकाश। चलिए अब बौद्ध संगीति देख लेते हैं हम। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति है। ये कहाँ हुआ? राजगिर, जिसको राजगीर कहते हैं। जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे महाकाश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप। और किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु। यानी प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के बाद कहाँ हुआ? तो राजगिरी में। किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु के शासन काल में। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकाश्यप अध्यक्ष थे। चलिए द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व में कहाँ? तो वैशाली में। किसके शासन काल में? तो कालाशोक के शासन काल में। अध्यक्ष कौन हुआ? सब्बाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कहाँ? तो वैशाली में। किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल में। अध्यक्ष तो सब्बाकामी अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में। 250 ईसा पूर्व में कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में, पटना में। किसके काल में? तो अशोक के काल में। और अध्यक्ष मौकलीपुत्र तीस। अध्यक्ष मौकलीपुत्र तीस। चलिए तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में कहाँ? पाटलिपुत्र में। किसके काल में? तो अशोक के काल में। और अध्यक्ष कौन थे? तो मौकलीपुत्र तीस थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में या ईसा की प्रथम सदी में कहाँ पर हुआ? तो कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष एक कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में। और अध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। अध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष थे। चलिए अब जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें व 23वें तीर्थंकर क्रमशः कौन थे? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी और 23वें पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। महावीर 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, जबकि गौतम बुद्ध 29 वर्ष में, तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, यानी गौतम बुद्ध 6 वर्ष तपस्या की और ये 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालका नदी के किनारे, गौतम बुद्ध को फल्गु नदी किनारे, ऐसे ऋजुपालका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल वृक्ष के नीचे, जबकि गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुआ था। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महावीर अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया। महावीर अपने शिष्य को 11 गंधार में बांट दिया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी।
प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल हुए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल हुए। अब जैन संगीति देख लेते हैं, इससे पहले बौद्ध संगीति थे। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। द्वितीय जैन संगीति 512 में वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष हुए क्षमा सरवन। अध्यक्ष क्षमा सरवन अध्यक्ष थे। चलिए अगला देखते हैं। अब जो हम सेट देखेंगे, अगला सेट है, यह है प्रैक्टिस सेट 5। प्रैक्टिस सेट 5 है। चलिए प्रैक्टिस सेट 5 में हम शुरू करते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो ये की गई 1885 में। कब की गई? 1885 में फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना। मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अत्यधिक उष्णता के कारण। मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? अत्यधिक उष्णता के कारण। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीप प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। ये सही बात है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीप प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों घाटी में पाई जाती है। बात सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये बात तो गलत है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये बात सही है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये गलत था। यानी 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? इसमें चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। यूरेनियम के भंडार कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के भंडार में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच। डोबर जलडमरू मध्य तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच। ये भी सही है। डोबर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। मलक्का जलसंधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। मलक्का जलसंधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। और डेविस जलसंधि बैफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर। ये गलत है। ये सही है तीनों। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार, डोवर इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, मलक्का अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। अगला है ओलिव रिडले कछुआ। ओलिव रिडले कछुआ का स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो भीतरकनिका। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन स्थल प्रचलित है? तो भीतरी कनिका। भीतरकनिका। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षावन को। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन वर्षावन को। कौन ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? ये किया था A.G. टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? A.G. टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था A.G. टांसले। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां में कौन सी है? तो ये प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ये सही है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। माही,
ये भी प्रवाहित होती है। ताप्ती ये भी प्रवाहित होती है और ये नहीं होती है। 4 नदियाँ होती हैं, नर्मदा, माही, ताप्ती और लूनी। तो इसमें 3 गो दिया, यानी 1 2 3 सही है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है उदासीनीकरण। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण नहीं है, अवक्षेपण। ऑक्सीकरण नहीं है, अवक्षेपण। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ये है ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। रबर किसका बहुलक है? रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन होता है? तो ये होता है समतल एवं व उत्तल। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है समतल व उत्तल। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए होता है नर्म लोहे का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है? तो नर्म लोहे का। कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? मिश्रण का पृथक्करण विधियां कौन है? तो रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन, यानी सभी है। मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं रवाकरण, आसवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन, यानी सभी है। अगला है मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्त्राव होता है? मादा जनन में किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो यह एस्ट्रोजन मादा जनन में होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। मादा जनन में होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये सभी होता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। तो इसमें क्या है? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल किसका ये नाम है? तो ध्यान दीजिएगा। टेकोफेरॉल बेरी बेरी। टेकोफेरॉल बेरी बेरी। अच्छा, टेकोफेरॉल नहीं, बेरी बेरी। टेकोफेरॉल से होता है जन्म क्षमता, क्योंकि विटामिन ई होता है। टेकोफेरॉल का मतलब हुआ विटामिन ई, जनन क्षमता में कमी, यानी नपुंसकता। चलिए नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन है, ये है चोट लगने पर रक्त का थक्का न बनना। चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। उसके बाद थायमिन। ये थायमिन है बेरी बेरी। थायमिन बेरी बेरी। और एक है साइनोकोबोलिन। साइनोकोबोलिन ये है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, यानी टेकोफेरॉल का मतलब विटामिन ई, थायमिन का विटामिन B1, नेप्थोक्विनोन का मतलब हुआ विटामिन B5, शायद विटामिन B5, और साइनोकोबोलिन का मतलब हुआ विटामिन B12। चलिए अगला है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद। कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है जूल। ऊर्जा का मात्रक है जूल। संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपवन दिया गया? सहकारी समिति का उपवन दिया गया है भाग 9 के ख। भाग 9 के ख में। अगला है विचार कीजिए। इसमें विचार करना है, विचार कर लीजिए, क्या दिक्कत है। उच्च न्यायालय के 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के, जबकि उच्च न्यायालय, तो गलती बात है, ये नहीं होता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, ये बात सही है, जबकि अनुच्छेद 26 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, ये बात एकदम सही है। चलिए सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत, यानी केवल 2 सही है। चलिए आगे बढ़े। मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? अच्छा, कथन नहीं है तो सही कर देख लीजिए कौन सा कथन सही है। सरदार स्वर्ण समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, एकदम सही बात है। सरदार स्वर्ण समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, ये भी सही बात है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी सही बात है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य समाहित किया गया ना, ये गलत है, 11 गो है।
अगला है 1919 में भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? इसमें कौन सी विशेषताएं थी? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये था। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्विज शासन की व्यवस्था, ये भी था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट के राज्य को बजट से अलग किया गया, ये भी बात सही थी, यानी इसमें सभी बात सही था। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे में एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया डॉक्टर जॉन मथाई। अगला है कौन सा राज्य में के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन नहीं है? तो ये है अल्पसंख्यक की भाषा, अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि या संस्कृति संरक्षण, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अगला है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये अवध शामिल नहीं है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश राज में शामिल किए गए राज्य था जिसमें अवध नहीं था। वो किस किस को हड़प लिया था? व्यापकगत सिद्धांत में 17 को हड़प लिया, बघाट को हड़प लिया, झांसी को हड़प लिया, लेकिन अवध को नहीं हड़प पाया था, अवध को नहीं हड़प पाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 में है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो शारदा अधिनियम पारित किया गया 1930 में। शारदा अधिनियम 1930 में। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? एनजी रंगा। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? एनजी रंगा। एनजी रंगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादन किनके द्वारा किया गया था? इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति अस्वीकार किया गया? तो ये किया गया था 1909 लाहौर में। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? 1909 लाहौर अधिवेशन के दौरान। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946। कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? जलियांवाला बाग कांड के संबंध में ध्यान दीजिए। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी, ये बात सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी सही है। लेकिन इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया नहीं, ये गलत है, यही गलत है। यानी ये सब सही है, ये गलत है। इसका आंसर क्या जाएगा? डी। चलिए अगला है भारत में चांदी का सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? चांदी सर्वप्रथम किसके काल में पाई गई? तो हड़प्पा सभ्यता के काल में चांदी पाई गई, हड़प्पा सभ्यता के काल में। अगला है किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण किया? तो शिलादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो हर्षवर्धन। शिलादित्य हर्ष यानी हर्षवर्धन। अगला है किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है चैतन्य प्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना भागलपुर बिहार में किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया अपने धर्मपाल जी द्वारा। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किया गया धर्मपाल द्वारा। किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा? तो अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था बिंबिसार। राजवैद्य जीवक को कितने भेजा था? बिंबिसार, महात्मा बुद्ध की सेवा में।
किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसके काल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन यानी कांसा इसमें था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन। अगला है, तारिख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो याहया बिन अहमद सरहिंदी। तारिख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? याहया बिन अहमद सरहिंदी। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में सबसे लंबा रहा? किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड लिनलिथगो। किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवर एवं पौधों की संरचना। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवर एवं पौधों की संरचना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? इसमें शामिल नहीं किया जाता है विदेशी निवासियों की आय। विदेश निवासियों की आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता विदेश निवासियों की आय। अगला है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर में, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों को बिक्री या खरीद को कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982 में। कब हुई? 1982 में। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF। अब इसका स्मरणीय तत्व देख लेते हैं। स्मरणीय तत्व बहुत जरूरी होता है, चलिए देख लेते हैं। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया? तो बरहादत्त। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया? बरहादत्त। बिंबिसार उन्हें मगध की राजधानी कहाँ बनाया? राजगिरी। बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाया? राजगिरी। बिंबिसार इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। बिंबिसार लगभग 32 अजातशत्रु इसने लगभग 32 वर्ष। बिंबिसार है अजात, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। चलिए, अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने 32 वर्ष पर तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया। शिशुनाग अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया। कालाशोक अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया। कालाशोक अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की।
चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं। आज मात्र 3 सेट हुआ, अगले दिन से हम प्रयास करेंगे कि 5 सेट हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स, धन्यवाद।